हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन मतलब अगर एरिया निकालना है तो डिटरमिनेंट के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि हाफ डिटरमिनेंट करके x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 करके वहां से निकालते हैं और उससे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा था। आइए हम लोग अगले एक्सरसाइज में इस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपना है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इन सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वहां से कहेगा कि x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालिए डिटरमिनेंट का मेथड का यूज करके। तो एक होता है क्रैमर्स रूल होता है। कौन सा रूल होता है? क्रैमर्स रूल। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो तरह का होता है बउआ, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है नॉन होमोजेनियस। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसमें जो हम लोग क्या यूज करके पढ़ेंगे? क्रैमर्स रूल अभी पढ़ रहे हैं। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दे रखा रहेगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर, मान लो कुछ भी है, इधर d1 दे रखा है। ठीक, दूसरा दे रखा है मान लीजिए कि a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर, मान लो कि d2 कोई कांस्टेंट है यहाँ पे। फिर दे रखा रहेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर, मान लीजिए कि d3 दे रखा है। और यहां से आपका टारगेट रहेगा कि आप इस तीनों इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी सो निकालिए, y की वैल्यू क्या है सो निकालिए और z का वैल्यू क्या है सो निकालिए, और यूजिंग क्रैमर्स रूल कह देगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल का यूज करके इसे सॉल्व करके x y z की अगर मान लीजिए कि वैल्यू निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करिएगा, मैं बता रहा हूं, तीन चीज निकाल लीजिएगा, एक d, एक d1, एक d2 और एक d3। तो d क्या होता है समझिए जरा। d के लिए क्या करना है? d निकालने के लिए डिटरमिनेंट का यूज करना है और ये सारा जो कोफिशिएंट है ना इसमें लिख दीजिए। फर्स्ट x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए a1 a2 a3 और यहां लिखिएगा b1 b2 b3 लिखिएगा और यहां पे लिखिएगा c1 c2 और c3। बात समझ में आ गया कि x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में एंड z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में। और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद आप d1 निकाल लीजिए। d1, तो देखो d1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, d1 के लिए देखिए, d1 अगर हमको निकालना है तो देखो सब चीज तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या करिए, फर्स्ट कॉलम को मिटा देना है, मतलब इस चीज में जो डी निकला है ना उसमें फर्स्ट कॉलम को हटा करके ये कांस्टेंट लिख देना है। फर्स्ट कॉलम को हटा करके क्या करना है? कांस्टेंट लिख देना है। तो यहां पे खाली आ जाएगा d1 d2 d3। अब बाद बाकी एज इट इज रहेगा, बाद बाकी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये एज इट इज रहेगा। क्या था आपका? b1 b2 b3 और यहाँ c1 c2 c3। बात समझ में? ठीक, उसके बाद है d2 लिखना है। d2 तो d2 में क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम को मिटाएंगे। d1 के लिए फर्स्ट कॉलम को मिटा करके कांस्टेंट लिख दिए और d2 में क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम को मिटा करके, देखो ये ऐसे ही रहेगा a1 a2 a3 और यहाँ पे c1 c2 c3। बस जो कांस्टेंट है ना वो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? d1 d2 d3। क्लियर? बात समझे? अब एक चीज और निकालना पड़ेगा आपको, d3 निकालना पड़ेगा। d3 में क्या करना है? थर्ड कॉलम इसको मिटा दो, ये वाला थर्ड कॉलम को मिटा दो। ये दोनों एज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और जो कांस्टेंट आप लिए हैं, ये कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट यहां रख देना है d1 d2 d3। पैटर्न समझे? देखो d निकालेंगे तो
x का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, z का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम। ये d1 निकालने के लिए क्या बोले, इसमें का फर्स्ट कॉलम मिटाएंगे, कांस्टेंट जो रहेगा इक्वेशन का वो कॉपी पेस्ट। ठीक, d2 निकालने के लिए इसमें सेकंड कॉलम को हटाएंगे और इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट वाला कॉपी पेस्ट। d3 निकालने के लिए ये कांस्टेंट को थर्ड कॉलम में कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो सारा का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, इसका भी निकला, इसका भी निकला, इसका भी कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब x निकालने के लिए क्या करिएगा, d1 बाई डी कर दीजिएगा, y निकालने के लिए d2 बाई डी कर दीजिएगा और z निकालने के लिए d3 बाई डी कर दीजिएगा। यहां से आपको x y z का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब d1 को d से डिवाइड कर देना है तो x निकल जाएगा, d2 को जो भी वैल्यू आएगा, d2 को d से डिवाइड करिएगा तो y आ जाएगा और d3 को d से डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा, अपना z आ जाएगा। बात समझ में आ गया, बोलो। तो यहां से आप आराम से x y z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। अभी हम लोग नॉन होमोजेनियस पर हैं, वही आगे जाकर के जब इस कांस्टेंट के जगह पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो उसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलेंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ आएगी। अब ये पूरा का पूरा खेल क्या है, देखो ना, d पे डिपेंड करता है। तो ये d हो सकता है जब सॉल्व करिएगा तो आइदर 0 भी आ जाएगा और नॉन जीरो आएगा। तो इसका दो कंडीशन लेंगे हम लोग कि जब d 0 नहीं होगा तो क्या होगा और जब d 0 होगा तो क्या होगा। सुनिए मेरी बात, बचपन में भी पढ़े थे 10th क्लास में, इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम लोग लेते थे तो तीन तरह का सॉल्यूशन हम लोग को देखने को मिलता था। एक यूनिक सॉल्यूशन खूब बोलते थे, एक नो सॉल्यूशन बोलते थे और एक हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते थे। याद आ रहा है आप लोग को? ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको ले लिए पक्का, चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो तीन तरह से हम लोग पढ़े थे बचपन में, याद करो। ऐसे रहता था a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा इक्वेशन होता था a2x प्लस b2y बराबर c2। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर जो अभी जो आप बताए हो इसमें तो क्या हमेशा x y z का ही रहेगा? नहीं, जो कोई जरूरत नहीं है, दो इक्वेशन में मतलब x y में भी रह सकता है। तो जब x y में होगा तो सिर्फ d1 और d2 निकालेंगे, d3 नहीं निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, देखिए तो यहां से याद करिए, हम लोग ऐसे करते थे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और उसके लिए हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता था। याद आ रहा है? फिर हम लोग ऐसे बोलते थे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पे हम लोग करते थे कि दो लाइन पैरेलल हो जाता था। देखो यहाँ पे हम लोग बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा तो कट तो किया नहीं, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे? नो सॉल्यूशन। फिर बोलते थे एक चीज a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। एक लाइन पे ही दूसरा लाइन आ जाता था, ओवरलैप कर जाता है, तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जानते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि x का वैल्यू आ जाएगा 2k, y का वैल्यू मान लो कि 3k, z का वैल्यू मान लो 4k। तो जैसे जैसे k का वैल्यू डालते जाइएगा तो x और z का बहुत वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू 4 ले लिए तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, यानी कि x y z का डिफरेंट वैल्यू आए, मत आएगा तो डिफरेंट ही। जैसे x का वैल्यू हम ले लिए 1 ले लिए तो 2 3 4 आए, x का वैल्यू 2 ले लिए तो 4 6 8, यानी कि बहुत सारा ऐसा पॉसिबल है x y z का वैल्यू। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस हम ये नहीं आपको पढ़ाने जा रहे हैं, मेन मुद्दा मेरा ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखा है तो इसका तीन सॉल्यूशन हो सकता है। क्या क्या? नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, ये हम बताएंगे आगे जाकर के। अभी हम दूसरी कंडीशन इस पे लिखाएंगे। कर लिए? तीन तरह, इसको लिखना भी नहीं है, इसको नहीं लिखना है, बस मैं बता रहा हूं कि तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करेगा? डी पे डिपेंड करेगा। जैसे देखिए ना, मान लीजिए ये डी है, ठीक, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट मत समझ लेना। तो देखो ना, यह डी नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है,
और यह d इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक, जब भी d नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो उस सिचुएशन में यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, ओके। जब d 0 होगा तो इस पे दो कंडीशन बना दीजिए आप। इफ एट लीस्ट वन ऑफ d1 कॉमा d2 कॉमा d3 नॉट इक्वल टू 0। इस बात का मतलब समझिए। और इस सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो यहां होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और यहां मान लीजिए कि इफ d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 0, अगर ऐसा होता है तो यहां पे होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मेरी बात सुन रहा हो क्या कह रहा हूं मैं? आप d निकाले, मान लीजिए कि d नहीं आया है 0 के बराबर, तो वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? x बराबर d1 बाई डी, y बराबर d2 बाई डी, ऐसे करके करेंगे। मान लीजिए कि अगर यही 0 आ जाएगा तो भाई नीचे 0 तो बड़ी लफड़ा हो जाएगा। नीचे 0 आने से क्या होता है? अनडिफाइंड हो जाता है। तो जरा बताइए, तो जब मान लो कि d 0 आ गया, तो d 0 अगर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? d1 d2 d3 भी निकालेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए इस तीनों में से कोई एक नॉन जीरो, जैसे मान लो कि ऐसा हो जाए d1 का वैल्यू 0 आ जाएगा, d2 वैल्यू 0 आ जाएगा। अब मान लो कि d3 का वैल्यू 5 आ गया, तो ये नॉन जीरो आ गया। इस तीनों में से कोई एक नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो अगर आ जाता है तो उस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए d तो आपका 0 है ही, ये तीनों 0 अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन में कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। क्या बोले? d नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। और d 0 आएगा तो d1 d2 d3 में से कोई एक अगर नॉन जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन। अगर d1 d2 d3 भी 0 और d भी 0 तो उस सिचुएशन में क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हो जाता हूं। कर लिए? चलिए, अब देखिए एक वर्ड यूज करता है, आपको सवाल में यूज करेगा। एक होता है कंसिस्टेंट बोलेगा, और एक क्या बोलेगा? इनकंसिस्टेंट बोलेगा, और एक होता है ट्रिवियल यूज करेगा, और एक नॉन ट्रिवियल। ऐसा चार वर्ड ऐसे यूज करेगा। देखो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ना तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन कहीं दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर मान लो कि 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू आएगा ना, 8 4 12 बटा 2 6 आ गया, y आ गया 8 4 4 बटा 2 2 आ गया। ठीक, यानी x का y का वैल्यू निकला, एग्जिस्ट किया सॉल्यूशन कि x का वैल्यू 8 डालो 6 डालो और y का वैल्यू क्या डालो 2, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन जहां तो जो इक्वेशन सेटिस्फाइड करके जिसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। लिखा रहे हैं अभी कंसिस्टेंट। क्या यूज करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जिसका मान लीजिए कि सॉल्यूशन नहीं निकले उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। जैसे देखो ना, x प्लस वाई बराबर मान लो 4 है और 2x प्लस 2y बराबर मान लो कि 6 है। कहेंगे यहां से x और y की वैल्यू निकालिए, तो क्या यहां सॉल्यूशन कर पाइएगा? जैसे मान लीजिए 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बराबर 3 हो गया। अब दोनों को जैसे ही घटाइएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। ठीक, तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं है, तो सुनिए, जहां सॉल्यूशन नहीं होता है वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं इनकंसिस्टेंट, और जहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा हूं, ये पहले आपके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे हिसाब से स्लाइड में होना भी चाहिए। रुक जाओ, थोड़ा बैक आ जाता हूं मैं, क्योंकि आज
सुबह में पढ़ाई भी हुआ है, कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये रहा। चलिए ये लिख ही लीजिए। देखिए इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देखिए इधर क्या वर्ड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या लिखे हैं, पहला है कंसिस्टेंट का वर्ड यूज किए हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो भाई सॉल्यूशन दो तरह का हो सकता है, चाहे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी, तो सॉल्यूशन आया ना, आया आया कि नहीं आया। तो सुनिए, कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब समझिएगा कि उसका सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो। यूनिक का मतलब जानते हैं ना, फिक्स वैल्यू, जैसे x का वैल्यू 2 मान लीजिए, y का वैल्यू 3 मान लीजिए और z का वैल्यू 4 आ गया, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, x का फिक्स वैल्यू आ गया। और वही अगर कोई अननोन टर्म में आया, वेरिएबल के टर्म में आता है, जैसे x बराबर k, y बराबर 2k, z बराबर 3k, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k x की अलग अलग वैल्यू आएगी, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है इनकंसिस्टेंट, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो जहां पे अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, वहां पे क्या वर्ड यूज करिएगा, इनकंसिस्टेंट यूज कीजिएगा। क्या यूज कीजिएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक, अब चलो यहां तक में कोई दिक्कत, फिर हम सवाल भी कराएंगे हर एक टाइप का, पहले पढ़ लीजिए। अब देखिए एक होमोजीनियस इक्वेशन सवाल में यूज करेगा, क्या यूज करेगा, होमोजीनियस इक्वेशन। तो सुनिए ना, जैसे हम लोग नॉन होमोजीनियस कैसे किए थे, यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट था d1 d2 d3, वही कांस्टेंट अगर मान लीजिए कि 0 0 0 हो जाता है, तो वहां पे हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलिएगा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को पहचान करना है कि ये क्या कैसा होगा, तो हमेशा ये कांस्टेंट जो हो जाएगा बाबू, ये हमेशा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो देखो ना लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म्स आर 0, तो होमोजीनियस इक्वेशन ये भी हो गया। अब एक वर्ड यूज करता है सवाल में हमेशा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या यूज करेगा, ट्रिवियल या ट्राइवियल, जैसे बोलना है बोलिए, आपकी मर्जी है, जैसा मुंह टेढ़ करके बनाना बोलना है, ठीक है, या सीधा करके। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, समझिए क्या लिखा हुआ है, ऑल वेरिएबल्स आर 0। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई जेड, तो मान लीजिए कि एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0 अगर होगा तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, ओके। तब भाई जैसे हम लोग बनाए हैं ब्रांचेज करके नॉन होमोजीनियस के लिए, तो वैसे होमोजीनियस के लिए भी हो सकता है, बोलो ना। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इसको इधर भी कर देते हैं हल्का, ऊपर वाला मत देखो, चलो थोड़ा सा नीचे कर देता हूं हल्का। चलिए इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग एक थोड़ा सा नोट लिखाते हैं, किसके लिए, होमोजीनियस के लिए। जल्दी करिए, हो गया पक्का। चलिए अब उस पे भी कंडीशन देखिए। अब क्या करेंगे जब होमोजीनियस रहेगा, ठीक है, कर लिए होंगे। देखिए इधर, हाँ क्या लिखा हुआ है, तो भाई इसके लिए भी तो क्रैमर्स रूल होगा ना। तो देखो क्रैमर्स रूल फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है, क्रैमर्स रूल फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे देखिए ये इक्वेशन आप मान लिए 0 0 दे रखा है, ये भी बराबर में 0 दे रखा है और ये भी बराबर में 0 दे रखा है, ठीक। तो जैसे क्रैमर्स रूल वहां लगाते थे, डी निकाल लेंगे, सारा कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में, वाई का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, जेड का कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में, सारा वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। अब देखो D1 में क्या करेंगे, D1 में अगर फर्स्ट कॉलम को मिटा देते हैं और ये पूरा रख देते हैं फर्स्ट कॉलम में, भाई जैसे ही फर्स्ट कॉलम पूरा 0 हो गया तो इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। वैल्यू क्या आ गया, 0। D2 के लिए सेकंड कॉलम में 0 रख दिए,
D3 के लिए थर्ड कॉलम में 0। तो भाई यहां पे एक चीज हो गया कि D1 D2 D3 होमोजेनियस इक्वेशन में हमेशा 0 होगा, यानी पूरा का पूरा खेल इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। तो सुनिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए कि D नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। सब टाइप का सवाल करवा रहे हैं, अगर D नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर मान, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, और अगर D 0 हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कैसा बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां पे भी हो जाता है। ठीक, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी आ गया, हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए पहले इसको ले लीजिए। ये होमोजेनियस इक्वेशन के लिए क्रैमर्स रूल बता रहे हैं, होमोजेनियस इक्वेशन, क्रैमर्स रूल फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। हो गया? कर लिए? पक्का? चलिए आगे बढ़े। देखिए इस पे हम कंडीशन लिखे हैं, क्या चाहिए इस पे कंडीशन, एक मिनट रुक जाओ। नहीं है क्या? होनी चाहिए, रुको जरा ध्यान से। हाँ यही तो है, ये रहा। रुको इसको थोड़ा सा हम ढंग से ऊपर लिखते हैं, ऊपर कर देते हैं। देखो ये वाला बात है, ये बस इसे ध्यान रखना है। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए इसे, कि अगर मान लीजिए कि, सुनिए मेरी बात, क्या वही बात बोले हैं, डी, ये होमोजेनियस के लिए बता रहे हैं, डी अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर डी 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आता है। बात समझ में आ गया? बोलो। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर कहिएगा तो इसमें इतना ही थ्योरी है। इससे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सिर्फ ले लीजिएगा, सिर्फ इसका। ठीक है, ये है किसके लिए हम बताए हैं? होमोजीनियस इक्वेशन के लिए बताए हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन कैसे पहचानते हैं? कांस्टेंट जो होगा हमेशा क्या होगा? 0 0 0। कांस्टेंट जो हो जाएगा 0 0 होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा आपको नॉन होमोजीनियस वाला, तो उसमें कांस्टेंट 0 नहीं रहेगा तीनों, ठीक है ना, और एक मिलेगा आपको होमोजीनियस मिलेगा जिसमें कांस्टेंट क्या रहेगा? 0 0। ठीक है, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, कुछ देखते हैं। पॉज। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, इससे बेस्ट और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले देखिए इधर, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखिए सॉल्यूशन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है, पहला क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 17 है और 3x प्लस 5y इक्वल टू 6 है। यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, तो देखो d निकाल लीजिए, तो d निकालिएगा तो कितना जाएगा? 2 3 -1 और 5। ठीक, क्रॉस गुना कर दिया ऐसे, 10 -3, तो ये आ जाएगा 13 आ गया। ठीक है, अब इसमें d1 और d2 खाली निकालेंगे क्योंकि सिर्फ दो ही वेरिएबल है x y। d1 निकालिएगा तो क्या बोले, जो d का होता है फर्स्ट कॉलम मिटाइए और कांस्टेंट लगा दीजिए वहां पे, 17 6, और ये हो जाएगा -1 5, और इसको सॉल्व करने आता है, 17 25 85 -6 इंटू -1 85 6 91। d2 जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए? d2 में क्या करेंगे? d के सेकेंड कॉलम को मिटाइए, ये एज इट इज रहने दीजिए, सेकेंड कॉलम को मिटाइए, कुछ ज्यादा ही मिट गया है कि नहीं? -1 था यहाँ पे और क्या था भाई? 5। ठीक,
सेकेंड कॉलम को मिटाइए, सेकेंड कॉलम को मिटा करके और ये कांस्टेंट रख दीजिए 17 और 6, कोई दिक्कत? ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 12 माइनस 51, 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस। ठीक, अब जानबे करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल सिंस x बराबर d1 बाई डी, तो d1 का वैल्यू कितना है जरा बताइए? 91 और d का वैल्यू कितना है? 13। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक, ओके, y बराबर कितना हो गया? d2 बाई डी, और d2 का वैल्यू कितना है जरा बताइए? -39 बाई 13, और 13 से जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा? -3। तो यही दोनों x और y का क्या हो गया? आंसर हो गया। और हम लोग किसका यूज किए हैं? क्रैमर्स रूल का यूज कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको पहले कर लीजिए, इसके बाद हम लोग, ये तो हो गया अपना। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। इसको मिटा सकता हूं क्या? हो गया। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं और सॉल्यूशन नंबर हम लोग सेकेंड का देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। ये भी किससे करना है? क्रैमर्स रूल का यूज करके करना है। देखिए जरा, तो वही काम करते हैं, डी निकालिए सबसे पहले। क्या जाएगा? 5 6 3 -7 -8 2 1 -1 -6। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने आपको आता ही है। मान लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, जानते ही हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जरा बताइए? ये +5 आएगा बाहर, रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? -8 2 -1 -6 और फिर -7। डिटरमिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। ये कॉलम छोड़ देंगे रो छोड़ देंगे, 6 3 -1 -6 +1, रो छोड़िए कॉलम छोड़िए, 6 -8 3 2, शायद 55 यहाँ से आता है। ओके, 5 8 6 48 +2 +7 -36 +3 +1 12 +24। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व कर लेना, 55 आएगा। ओके, कर लेना, 55 आएगा। ओके, जब D1 निकालेंगे, D1 निकालेंगे तो क्या तरीका होता है? D1 में फर्स्ट कॉलम को मिटा दीजिए और कांस्टेंट रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 11 15 7, बाद में कि ये सब रहेगा, -7 -8 2 1 -1 -6, और ये आपको सॉल्व करने आता है। सॉल्व करिएगा ना तो इसमें 55 आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लीजिएगा जैसे इसको किए। D2 के लिए सेकेंड कॉलम को मिटा दीजिए और ये वाला रख दीजिए। इसको 5 6 3 हो गया, यहाँ पे 11 15 और 7 हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 -1 -6, शायद इसका आता है -55 आता है। ओके, और D3 निकालिएगा, तो D3 अगर निकालिएगा तो क्या होगा? थर्ड कॉलम मिटाना पड़ेगा। ये एज इट इज 5 6 3 -7 -8 2 और 1 -1 -6, इसका भी शायद -55 ही आता है। मैं एक बार एक चेक कर लेता हूँ, अपना देख लेना आप लोग कैलकुलेशन। हाँ, -55 ही है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, क्योंकि ये भाई कैलकुलेशन तो है, डिटरमिनेंट खत्म कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करते हैं? बाय क्रैमर्स रूल
बाई क्रैमर्स रूल, ठीक है, x बराबर होता है d1/d, यानी कि d1 का वैल्यू कितना आया 55/55, तो ये अगर ये काट देंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। y बराबर d2/d -55/55, ठीक है, तो ये कट गया ये आपस में, तो -1, ठीक है ना, और z बराबर हो जाएगा d3/d -55/55, ठीक है, और कट के कितना आ गया -1। देयरफॉर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू -1। ये अपना इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है, पक्का बढ़िया से मजा आ रहा है ना? पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छा लगे तो जरूर बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। और सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस बार पूरा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। शेयर भी करना है, अगर जो जरूरी नहीं कि देखो आप मान लीजिए कि आपको दूर से देख रहे हैं तो आप कैसे आ पाओगे ऑफलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन चल ही रहा है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस खत्म कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक सबका भी पूरा सॉल्यूशन करेंगे लाइव, उसमें तो डायरेक्ट लाइव करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। ओके तो सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। ओके।